हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। मैं यानी रुपेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ आज 18 फरवरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला टॉपिक है हमारा गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन। हाल ही में केंद्रीय परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में गंगा नदी के ऊपर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। अब ये समझ लीजिएगा, ये है जी आपका रेल सह सड़क पुल। रेल सह सड़क पुल यानी इस पे रेल चलने के साथ साथ में जो सड़क है, सड़क भी बनेगी, है ना। यानी गाड़ियाँ नॉर्मल भी चलेगी और रेल भी चलेगी, दोनों साथ साथ में है। तो इसको बोलते हैं रेल कम रोड ब्रिज। रेल और सड़क दोनों साथ साथ में है। तो इसका क्या है कि यह एक बहुप्रतीक्षित पुल है जिसका निर्माण लगभग कितने रुपए में किया गया? 696 करोड़ की लागत से। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बनेगा आपका यही बनेगा। मुंगेर क्षेत्र बिहार में NH 333B पर किया गया है। ठीक है जी, मुंगेर क्षेत्र बिहार में हुआ। और इस पुल की यात्रा करने से जो है समय को कम करने के साथ पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेवल दोनों चीज़ों में इसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, इस रेल सह सड़क पुल का निर्माण से मुंगेर व खड़गिया के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर और मुंगेर से बेगूसराय की दूरी 20 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। मुंगेर शहर बिहार राज्य के प्रमुख पर्यटन एवं तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। यह अपनी समृद्धि, प्राचीन इतिहास, संस्कृति, शिक्षा और वाणिज्य के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने लॉन्च किया QR कोड। QR यानी क्विक रेस्पॉन्स कोड। ये क्विक भुगतान के लिए होता है QR कोड। ये आपको पता होगा कि इसके स्कैन करके और पेमेंट किया जा सकता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट या गवर्नर कह लो मनोज सिन्हा, कौन है यहाँ के उपराज्यपाल, कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा ने QR कोड आधारित सिस्टम लॉन्च किया है। केंद्र शासित के हस्तनिर्मित व कालीन का प्रमाणीकरण व लेबलिंग के लिए देश में अपनी तरह का पहला QR आधारित एप्लीकेशन है। इसकी मदद से ग्राहक जम्मू कश्मीर में उत्पादित कालीनों, प्रमाणिकता व अन्य आवश्यक विवरणों की जांच व सत्यापन कर सकते हैं। मतलब जो है जम्मू कश्मीर में जो कालीन उद्योग है ना, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वो हस्तनिर्मित सामान है और भी कालीनों के अलावा वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इस QR कोड से ये पता चल जाएगा कि ये कश्मीर का ही बना हुआ है या फिर अन्य किसी जगह का बना हुआ है। यानी उसको लोकल तरीके से, फर्जी तरीके से बेच नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट, ये है जम्मू कश्मीर सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प व हथकरघा विभाग के साथ पंजीकृत पात्र निर्यातकों को किसी भी देश को निर्यात किए गए GI प्रमाणित हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों की कुल मात्रा का 10% या फिर अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की प्रतिपूर्ति के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी बिल गेट्स की नई पुस्तक। ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पुस्तक का नाम पूछा जाएगा आपके आगामी एग्जाम में पक्का 100%। तो पुस्तक का नाम क्या है? बिल गेट्स की हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, यानी अगली जो महामारी होगी उससे कैसे बचा जा सके। ठीक है, तो हाल ही में विख्यात उद्योगपति बिल गेट्स ने हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक एक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक इस वर्ष मई में प्रकाशित की जाएगी। अपने द्वारा लिखी इस पुस्तक में बिल गेट्स ने उन विशिष्ट बातों का जिक्र किया जो भविष्य आने वाली बीमारियों को रोकने में मदद कर सकती है। गेट्स ने इससे पहले फरवरी 2021 में हाउ टू अवॉइड द क्लाइमेट डिसास्टर एक किताब और आई थी फरवरी 2021 में, पिछले साल इन दिनों में। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिसास्टर द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड पुस्तक प्रकाशित की थी। तो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं ये मान लो बिल गेट्स। अपने ब्लॉग द्वारा इस बात की पुष्टि की कि यह पुस्तक दिनांक 3 मई 2022 को लॉन्च होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर इंडिया के MD और CEO। आपको पता होगा एयर इंडिया अभी जो है भारत सरकार ने टाटा ग्रुप को बेच दी, रतन टाटा को। तो टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष
इल्कर आईसी को एयर इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। ये है जी टर्किश इल्कर आईसी। और प्रबंध इसको साथ साथ में एमडी भी नियुक्त किया गया है। आईसी दिनांक 1 अप्रैल 2022 तक यह पदभार ग्रहण करेंगे। आईसी विमानन उद्योग के नेता है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान तुर्की एयरलाइंस को अपनी वर्तमान सफलता के लिए नेतृत्व किया है। इल्कर आईसी के बारे में और जान लो क्या है इल्कर आईसी के बारे में। इनका जन्म 1971 में इस्तांबुल में हुआ था, यानी टर्की के है, मैं बता दिया था टर्की की राजधानी इस्तांबुल है। उन्होंने बिल गेट्स विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग में स्नातक पूर्ण किया। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद एक शोधकर्ता के रूप में लीड्स विश्वविद्यालय यूके में राजनीति विज्ञान विभाग में कार्य किया। वर्ष 1994 में कैरियर की शुरुआत के साथ वे कुर्त्सन इलाकर्स एएस, इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन नगर पालिका और यूनिवर्सल डिश कारपोरेट एएस में कई पदों पर नियुक्त है। फिर उन्होंने 2005-06 के बीच में बैसक सिगोर्टा एएस में और 2006 से 2011 के बीच जीनेस सिगोर्टा एएस में महाप्रबंधक यानी मैनेजर है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह सकते हैं, के रूप में कार्य किया। अब ये था इल्कर आईसी के बारे में। इल्कर आईसी क्या है, जो आपकी एयर इंडिया है उसके नए एमडी और सीईओ होंगे, जो कि भारत सरकार ने टाटा ग्रुप को भेज दी थी। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंदौर की सेंट्रल जेल ने शुरू किया अपना एफएम रेडियो स्टेशन। इंदौर मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी, इसका नाम क्या है जेलवाणी, और ये जेलवाणी है जी, यहाँ से वो होगा आपको ये बॉक्स दिखा, एफएम 18.77 जेलवाणी एफएम शुरू किया गया। यह एफएम जेल के बंद कैदियों को दुनिया में घटित हो रही घटनाओं के बारे में सूचित करेगा। इसके साथ यह रेडियो चैनल स्वास्थ्य एवं सामाजिक मुद्दों की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। यह रेडियो स्टेशन कैदियों को अपने अनुभव साझा करने और कोई कहानी कविता सुनाने एक मंच के रूप में कार्य करेगा। कैदी के व्यवहार में सुधार लाने के लिए जेलें इस तरह के अभिनव उपायों का अपनाकर सुधारक संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य है कैदियों को दुनिया से संबंधित मुख्य समाचारों से अवगत कराना। अब साथियों, पिछले जो क्लास मैंने आपको कराई है उससे संबंधित करंट अफेयर्स हैं, ये आपके रिवीजन के लिए हैं, और मैं आपको ये इस बात की गारंटी देता हूँ जिस प्रकार की करंट अफेयर्स और कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको अन्य किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी तो मेरा भी उत्साहवर्धन होगा, मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? ये 13 फरवरी को मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस मनोरंजन, सूचना एवं संचार माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2011 में यूनेस्को ने 36वीं महासभा में हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। यह दिवस 1946 के संयुक्त राष्ट्र रेडियो द्वारा किए गए पहले कॉल साइन ट्रांसमिट को चिन्हित करता है। नेक्स्ट है आपका PSLV C-52 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? ये इसरो का है, ये भारतीय स्पेस रिसर्च सेंटर है, और इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 के माध्यम से इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को ले जाया गया है। नेक्स्ट है इस मिशन में आयनोस्फीयर गतिकी के साथ साथ सूर्य के कोरोनल हीटिंग की प्रक्रिया को समझ बेहतर बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। PSLV C-52 उपग्रह लगभग 1710 किलोग्राम वजनी है, और यह EOS-04 के चारों ओर 529 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्माइल स्कीम लॉन्च की गई है? स्माइल स्कीम नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। दिनांक 12 फरवरी 2022 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने देश की राजधानी में स्माइल की फुल फॉर्म देख लेंगे, इस सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज योजना लॉन्च किया है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इससे आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के समर्थन हेतु तैयार किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले का काम करने वाले लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है जी। एक तो इसमें आ गया आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। दूसरा यह है कि किसके लिए लॉन्च की गई स्माइल की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सपोर्ट
फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज, ये हो गया इसका फुल फॉर्म, ये इसमें दिया हुआ है। और दूसरा है कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदायों और भीख मांगने का काम करने वाले लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना, उनकी मदद करना। नेक्स्ट है जी, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था पिछली क्लास में। सरोजिनी नायडू। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिनांक 13 फरवरी 2014 को इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी, यानी इसी सरकार ने की थी। इसको अपनी काव्य रचनाओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा गया, भारत कोकिला कहा गया। नेक्स्ट है, ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी थी, मैं आपको एडिशनल फैक्ट दे रहा हूँ। नेक्स्ट है जी, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कौन सी है, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक निर्देश 2021 में 46वीं रैंक है जी, 46वीं रैंक है। हाल ही में जारी EIU की रिपोर्ट में भारत ने 46वें स्थान पर है और इस ग्लोबल इंडेक्स में 6.91 का स्कोर हासिल किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 2 स्थानों पर नॉर्वे और न्यूजीलैंड को रखा गया है। तो ये थे आज का आपका करंट अफेयर का सेक्शन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और इसको शेयर करना न भूलिएगा। साथियों, सब्सक्राइबर की संख्या बहुत मायने करती है हर किसी चैनल के लिए। मेरा उत्साहवर्धन होगा अगर आप सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाओगे और इसको ज़्यादा शेयर करोगे। तो आज की सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।